सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। पेट केयर प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पशुधन के बारे में। पालतू पशुओं की देखभाल हमें किस प्रकार से करनी है, बदलते मौसम में हमें उनकी किस प्रकार से देखरेख करनी है। साथ ही यदि हम पशुधन को स्वरोजगार के रूप में अपनाते हैं तो यह किस प्रकार फ़ायदेमंद हमें साबित होने वाला है। साथ ही कुछ इनसे जुड़ी हुई योजना के बारे में भी चर्चा करेंगे। दर्शकों, आज के हमारे इस प्रोग्राम का विषय है पशुधन से स्वरोजगार। आज के इस हमारे प्रोग्राम में अतिथि के रूप में और मौजूद हैं डॉक्टर अजय राम टेके जी, जो कि पशु चिकित्सा सेवाएं भोपाल से उप संचालक हैं। साथ ही हैं मनीष शर्मा जी, जो कि एक पशुपालक के रूप में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम छोटे पशुओं के बारे में बात करेंगे। जैसे छोटे पशु हैं सर, जिसमें डॉग्स आते हैं, कैट्स आते हैं। मौसम का स्वरूप बदल ही रहा है, जैसे कि जानते हैं अब गर्मी आने वाली है और आने वाला मौसम और ज़्यादा भीषण गर्मी का रहेगा। तो यदि हम बात करें सर इन छोटे पशुओं के बारे में, तो इनकी अब हमें किस प्रकार से अब देखभाल करने की अब हमें और ज़रूरत होगी, इनकी किस प्रकार अब हम और ज़्यादा केयर कर सकते हैं? बिल्कुल। जैसा कि आपने देखा होगा कि ठंड के दौरान भी हमें पशुओं की अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है। वैसे ही अब गर्मी आने वाली है, ठंड ख़त्म हो चुकी है, लगभग मार्च का महीना चल रहा है। अप्रैल के महीने में गर्मी तीव्रता से प्रारंभ हो जाएगी। छोटे पशुओं में इनमें काफ़ी प्रभाव पड़ता है। बड़े पशुओं की तुलना में छोटे पशुओं में ताप का बहुत ज़्यादा असर होता है। इनसे बचाव के लिए हमें समय समय पे उपाय करने पड़ते हैं। जैसे लोगों के यहाँ पेट्स पाले जाते हैं, कुत्ता बिल्ली रहते हैं। गर्मी के दिनों में इनको बहुत दिक्कतें होती है, क्योंकि कुत्ता बिल्ली में स्वेट्स ग्लैंड्स नहीं होते हैं, तो वो अपना टेम्परेचर, शरीर का तापमान जो रेगुलेट करते हैं वो मुंह से करते हैं। जीभ से लार आपने देखा होगा, टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो हाँफने लगते हैं, बहुत तेज़ तेज़ सांस भरते हैं। तो वो ये उनकी प्रक्रिया जो है सामान्य फिजियोलॉजिकल प्रक्रिया है, जिसकी वजह से वो अपने शरीर का तापमान नियंत्रित करते हैं। साथ में गर्मी के दिनों में तापमान अधिक हो जाने की वजह से उनके शरीर में पानी की कमी और मिनरल्स की कमी हो जाती है। तो समय समय पे हमें उन्हें लगातार पानी पिलवाते रहना चाहिए और हो सके तो उनको मिनरल देना चाहिए। जी, वहीं डॉक्टर साहब, यदि हम बात करें फॉरेन ब्रीड्स की, ये भी बहुत सेंसिटिव ब्रीड्स होती है। इनके लिए कुछ और विशेष प्रयोजन किए जाने चाहिए? इनके लिए जैसे जो फॉरेन ब्रीड्स हैं, जो पालते हैं, जो विदेशी नस्ल के जानवर हैं, चाहे वो छोटे पशु हों चाहे बड़े पशु हों। छोटे पशु में कुत्तों में भी विदेश की नस्लें काफ़ी प्रचलन में हैं, और उनके लिए फिर ऐसे घर होते हैं जहाँ पे कूलर लगे हों, एसी लगे हों, उसके हिसाब से उनका टेम्परेचर रेगुलेट किया जाता है। मतलब जिस कमरे में यदि हम उन्हें रख रहे हैं वहाँ का तापमान बिल्कुल सही होना चाहिए, या तो कूलर या फिर कुछ पंखे की व्यवस्था होनी चाहिए। और जैसा कि आपने बताया कि पानी की उनको दिक्कत होती है, तो उन्हें बिल्कुल समय समय पर हमें पानी पिलाना अत्यंत आवश्यक है। बड़े जानवरों में जैसे आजकल लोग एचएस और जर्सी पालते हैं, तो इनमें भी गर्मी से ये ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और इन बड़े जानवर को हमको समय समय पे पानी पिलाते रहना चाहिए। और हर दिन प्रतिदिन कम से कम 10 लीटर पानी में 1 किलो गुड़ और 100 ग्राम नमक यदि मिला करके प्रतिदिन पिलवाते हैं तो ये कितने पानी में सर ये मात्रा बताई आपने? 10 लीटर पानी में 10 लीटर पानी में 1 किलो गुड़ और 100 ग्राम नमक, और 100 ग्राम 50 ग्राम इससे लेके 100 ग्राम तक। जी, अच्छा, इतना हमें उसमें मिला के पिलाना चाहिए। तो ये लगभग 10% ग्लूकोज का काम करता है, और 1% में इसमें मिनरल मिक्सचर दूर हो जाता है। ये ठंडक भी प्रदान करेगा, ये ठंडक भी प्रदान करता है, और पानी की समस्याओं को भी दूर करता है, और मिनरल की कमी को भी पूरा करता है। जी बिल्कुल। दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 10 किलो पानी में आप 1 किलो गुड़ और थोड़ा सा 50 ग्राम के आसपास आप उसमें नमक डाल के बिल्कुल उनको दीजिए। पशुओं को ये एक बेहतरीन ग्लूकोज का काम करेगा। मनीष जी, आपसे सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि कितने पशु हैं आपके पास में? सर, मेरे पास में अभी 15 पशु हैं। कौन कौन से पशु हैं मनीष जी? 8 गाय हैं सर मेरे पास, 6 भैंसें हैं। 8 गाय हैं। कौन सी नस्ल के पशु हैं आपके पास? सर मेरे पास एचएफ, जर्सी और 2 जो है वो गिर गाय हैं। अच्छा, जर्सी जो गिर गाय। जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि बदलते हुए मौसम में इन्हें पानी की अत्यंत आवश्यकता होती है। किस प्रकार से मनीष जी वहाँ पे आपने पानी की व्यवस्था की हुई है? कितनी बार आप उन्हें पानी पिला रहे हैं? देखिए सर, हमने क्या करा है कि जो हमने हौद बनाई है उसी के नीचे एक छोटी छोटी हौद बना दी है, तो उसमें हम परमानेंट 10 से 15 लीटर 20 लीटर के लगभग उसमें पानी आता है, 20 के आसपास में। तो वो हम परमानेंट सुबह भर देते हैं, दोपहर में जब थोड़ा खाली हो जाता है तो फिर शाम को दोपहर में उसे फिर भर देते हैं।
दूसरा जो छोटे पशु हैं उन्हें हम सर 3 से 4 बार बाल्टी से, जो बाल्टी रहती है उससे हम बराबर उन्हें पानी पिलाते हैं। मतलब आप नियमित उनको पानी जी, दिखाते नियमित रहते हैं। अच्छा, अब बात करें मनीष जी हम शेड की, जहाँ पे आप अपने पशुओं को बांधते हैं, रखते हैं, तो चूंकि अभी तक तो सर्दियों का जैसा मौसम चल रहा था तो शेड आपने कवर किया होगा। अब शेड की किस प्रकार से अब रूपरेखा अब बदली जाएगी, अब उसमें क्या क्या और चेंजेस किए जाएंगे? देखिए सर, अब क्या करेंगे कि जो 3 से 4 फीट जो दीवार थी, नीचे से हम 4 फीट दीवार उठा के ऊपर शेड बनाते हैं। अब अभी तो वो पूरा पैक कर दिया था, जी। अब उसे पूरे को खोल देंगे। उसके साथ में खोलने के बाद क्या करेंगे सर, अब फट्टे टांग देते हैं। फट्टों से क्या होता है कि जो एकदम जो गर्म जो लू आती है वो डायरेक्ट ना जाके थोड़ी सी ठंडी हो जाए, उसमें 2 से 3 बार हम लोग पानी का छिड़काव करते हैं ताकि ठंडी हवा अंदर रहे और बाकी उसको पूरा फट्टों से आप पैक कर पैक देते कर हैं। देते हैं। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे इस बारे में, जैसा कि मनीष जी ने बताया कि पूरा ये फट्टों से पैक करते हैं और पानी की उस पर हल्की हल्की सिंचाई करते रहते हैं। ये सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है, जिनके पशुओं के शेड टीन के होते हैं और तो वो गर्मी के दिनों में काफ़ी तप जाते हैं। फिर गर्मी के दिनों में लू भी चलती है और पशुओं को तापघात की समस्या हो सकती है। इसलिए लू से बचाने के लिए उनको आसपास फट्टे बांध दिए जाते हैं और फट्टों में गीला पानी छिड़क दिया जाता है, जिससे उनसे जो लग के हवा जो आने वाली है वो ठंडी हो जाती है और जानवर को तापघात से राहत मिलती है। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आज के हमारे इस प्रोग्राम का विषय है पशुधन से स्वरोजगार। डॉक्टर साहब, हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिसका हमारे पशुपालक भाई सीधे तौर पे उनका फ़ायदा ले सकते हैं, खासकर वो पशुपालक भाई जिनके पास में ज़मीन भी कम है, आय भी उनकी कम है, तो उनके लिए सर कौन सी योजनाएं हैं? मध्य प्रदेश सरकार की और भारत सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाएं युवाओं के लिए, खासतौर से युवाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है और इन योजनाओं के माध्यम से हम लोग विभिन्न कॉलेज में जा कर के, जो ऐसा कॉलेज जिनके बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं या करने वाले हैं या अंतिम वर्ष में हैं, उन कॉलेज में जा कर के हम लोग युवा संवाद का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। युवा संवाद का कार्यक्रम करने का हमारा उद्देश्य एकमात्र ये रहता है कि हम उन युवाओं को पशुपालन की गतिविधि से जुड़ने के लिए प्रेरित कर सकें। पशुपालन एक व्यावसायिक दृष्टिकोण से उद्यमी बनने के लिए बड़ा आवश्यक हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर कॉलेज से पास आउट बच्चे, अधिकतर बच्चे, यदि 100 बच्चे निकल रहे हैं तो सरकारी नौकरी 5 या 6 लोग को ही मिल पाती है। जी। कुछ बच्चे प्राइवेट जॉब में चले जाते हैं, कुछ अलग धारा में व्यवसाय करने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग 20 से 25% लोग पशुपालन से जुड़ना चाहते हैं। तो जो 20 से 25% या 30% लोग हैं जो पशुपालन से जुड़ना चाहते हैं, हम लोग उनको शासन की योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। शासन की, मध्य प्रदेश सरकार की भी बहुत सारी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी स्कीमें, भारत सरकार की भी छोटी बड़ी सब योजनाएं हैं जिसके माध्यम से वो उद्यमी बन सकते हैं और पशुपालन को एक व्यवसाय के रूप में ये आप समय समय पर उनको योजनाओं के बारे में जानकारी देते आप बताते रहते हैं। मनीष जी, आपने भी देखा होगा, आपके क्षेत्र में भी युवा हैं या किसान भाई हैं जिन्होंने पहले खेती कर रहे थे, उसके बाद पशुपालन को अपनाया है। तो क्या ऐसे पशुपालक भाई आपकी नज़र में आए जिन्होंने पशु धन को अपनाया और उससे स्वरोजगार की शुरुआत की हो और एक अच्छी शुरुआत हो गई हो? हाँ सर, काफ़ी लोग हमारे क्षेत्र में, अपने भोपाल के आसपास में ऐसे लोग हैं जी। जिन्होंने इस चीज़ को अपनाया और आज बहुत अच्छे तरीके से वो पशुपालक बने हैं जी। और अच्छा रोजगार है, अपने परिवार को भी बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन ये है कि उन्होंने उस चीज़ को बिल्कुल ऐसे करा है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। जी, जी। जैसे कि आज हमें इस चीज़ की ज़रूरत है तो उन्होंने वो करा। सभी लोग छोटे स्तर पे किसी ने शुरू करा है तो आज वो काफ़ी ऊंचे स्तर पे पहुंच गए हैं। अभी आप देखेंगे कि कोरोना काल में जो लोग सर्विस में थे सब निकल गए बेचारे, बहुत परेशान हो गए थे। तो उस टाइम पे लोगों ने इस पशुपालन पे ज़्यादा ध्यान दिया, अच्छे तरीके से उसे करा और आपने देखा ही दूध का धंधा जो है वो दूध कभी बंद नहीं हुआ है। तो बहुत अच्छी तरीके से वो लोग कर रहे हैं। उसमें कई योजनाएं हैं, जैसे कि मान लीजिए जो गोबर है, गोबर से भी कई लोग जैविक खाद बना रहे हैं, तो उसमें भी अपनी फसल में भी बहुत अच्छा है।
जी, मतलब पशुधन में मतलब दूध के साथ 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 यदि हम गोबर से बनने वाले उत्पाद भी यदि हम उसमें शामिल करें तो ये भी एक बहुत बहुत अच्छा बहुत प्रॉफिट अच्छा रहता है प्रॉफिटेबल सर। बिजनेस ये साबित हो सकता है। दर्शकों, जैसा कि मनीष जी ने बताया कि इनके क्षेत्र में बहुत सारे पशुपालक भाइयों ने इस बिज़नेस को, पशुधन को स्वरोजगार के रूप में अपनाया है। मनीष जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आप केवल अपनाइए ही मत, बल्कि उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ के आप इस बिज़नेस को करिए, तो निश्चित ही ये आपके लिए एक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद बिज़नेस साबित होने वाला है। डॉक्टर साहब, जैसे कि मनीष जी ने बताया कि दूध के अलावा गोबर से बनने वाले उत्पाद भी बना रहे हैं, जैसे आजकल तो गौ काष्ठ भी बन रही है, गोबर गैस भी है। तो यदि हमारे कोई युवा हैं जो पशु नहीं पालना चाह रहे, लेकिन वो इनसे बने हुए उत्पादों से जुड़ के कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सर किस प्रकार की शासन की योजनाएं रहती हैं? शासन की योजना के अंतर्गत इस समय जो गोकास्ट है वो काफ़ी पॉपुलर है, जैविक खेती भी काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है। तो ये गोबर के माध्यम से आप जैविक खेती कर सकते हैं। गोबर की खाद जैविक खेती के काम आ सकती है। इवन जो गाय मतलब पशुओं का मूत्र है उनसे भी मतलब गो फिनाइल वगैरह बनती हैं, जो इस समय काफ़ी प्रचलन में है और काफ़ी उत्पाद इनके जो हैं काम आते हैं और इसके माध्यम से भी व्यवसाय कर सकते हैं। चूँकि कोई भी उद्यमी सीधे इनसे जुड़ सकता है, पशुपालन के साथ साथ इनका अतिरिक्त व्यवसाय होता है। पशुपालन जैसे मनीष जी ने बताया कि कोरोना काल में एक ऐसा व्यवसाय जो पशुपालन व्यवसाय था वो प्रभावित नहीं हुआ, बाकी सारे व्यवसाय प्रभावित हुए थे। जी बिल्कुल, क्योंकि दूध की कोरोना काल आवश्यकता- में बिल्कुल दूध की बिल्कुल। आवश्यकता तो बिल्कुल और रही है, अंडा खत्म ही मांस नहीं भी हुई। हमारा काफ़ी मतलब था। प्रोटीन की कमी को हमारे मुर्गी जो व्यवसायी हैं उन लोगों ने लगातार अंडा और मांस सप्लाई करने से प्रोटीन की कमी को लोगों में होने नहीं दी। जी बिल्कुल, यानी कि ये एक ऐसा बेहतरीन व्यवसाय है जो कभी ख़त्म नहीं होगा और नित निरंतर बढ़ता ही जाएगा। मनीष जी, जैसे कि चर्चाएं चल रही हैं, बात चल रही है योजनाओं को लेकर, आप तो अवेयर हैं, क्या आपने भी कभी किसी योजना का लाभ लिया है हाँ या सर, लेने के बारे में सोच रहे हैं? मैंने भी एक योजना का लाभ लिया है जी सर, जी कि जैसे आपकी पशुधन है उसे और बढ़ाने के लिए, उन्हें अच्छी तरीके से चलाने के लिए शासन के द्वारा से एक जी। योजना, शासन द्वारा एक योजना निकली थी, मैंने भी उसका लाभ लिया है। जी तो मैंने उस लाभ से क्या करा है कि सर हमने क्या करा था कि पहले पूरा सीमेंटेड कर दिया था ताकि कीचड़ से बच जाए जानवर, जो मल मूत्र है वो एक तरफ इकट्ठा हो जाए एक नाली के द्वारा। तो उससे क्या हुआ सर कि हमारे पास जो है कि एक 2-4 गायें ऐसी हैं जो थोड़े से बड़े दूध की हैं, बड़े दूध से मतलब कि जो 15 से 18 लीटर के लगभग दूध देती हैं। तो उनमें क्या हुआ था सर कि जहाँ वो जो सीमेंटेड जगह पे बैठती हैं तो उनमें एक आध पशु का हमारे का थन खराब हो गया था। तो फिर हम अपने पशु चिकित्सालय गए, वहाँ पे डॉक्टर साहब से हमने परामर्श लिया, तो उन्होंने जो रबड़ के जो गद्दे आते हैं उसकी हमें सलाह दी। तो हमने जो योजना का लाभ लिया था तो उससे वो पूरे में हमने जो गद्दे बिछाए हैं, तो उससे क्या है कि पशु आराम से बैठता है, उसके थन नहीं दबते हैं और उसे जैसे बहुत अच्छा सुकून मिलता है। हमारे विभाग की जो आचार्य विद्यासागर गौसंवर्धन योजना है, इसके माध्यम से आप पशुओं का भी क्रय कर सकते हैं और पशुओं के उपयोग में होने वाले सामान का भी क्रय कर सकते हैं। जैसा मनीष जी ने बताया कि जो गद्दे हैं ठंड के दिनों में तो काफ़ी कारगर होते हैं। जी, और जी। जो एकदम पक्का फर्श है, पक्का फर्श हम जानवरों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उनके स्लिप हो जाने की वजह से फ्रैक्चर वगैरह होने की संभावना होती है और लगातार बैठने की वजह से उनके दबाव पड़ता है, तो थन वगैरह भी खराब होने की संभावना बनी रहती है। तो इस प्रकार से वो यदि ये रबड़ के गद्दे यदि वो इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बेहतरीन रहेगा, पशुओं के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी मनीष जी, जैसा कि आप तो जानते हैं, आप अवेयर रहते हैं, जानकारियाँ निकालते रहते हैं कि क्या योजनाएं चल रही हैं। आपके क्षेत्र में ऐसे भी पशुपालक किसान भाई होंगे जिनको जानकारियों का अभाव रहता है, नहीं उनको समय पर मालूम पड़ पाता है कि यह योजना शासन की तरफ से आ गई है, तो ऐसी स्थिति में आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या आप उन्हें बताते हैं, उन्हें समझाते हैं, किस प्रकार से आप काम करते हैं? नहीं सर, हम लोग का है कि योजनाओं की जानकारी तो हमें भी सर पशु चिकित्सालय पे जाने के बाद लग जाती है। कई लोग हैं जैसे जो सिटी से थोड़े से दूर हैं, उन लोगों को जागृत करने के लिए जो चिकित्सक जो हमारे यहाँ हैं वो समय समय पे टीम उनकी जाती है
और उन्हें समझाया जाता है कि ये योजनाएं चल रही हैं, आप इसका इस प्रकार से फ़ायदा ले सकते हैं। जी। तो कई लोग हैं जो अभी थोड़े से जागृत हो गए हैं, कई युवा हैं जो पढ़ लिख के आ गए हैं, वो अच्छा, अपना जैसे मनीष जी, व्यवसाय बढ़ा रहे हैं। टीम तो जो जा रही है वो तो खैर बता ही रही है, आप अपने स्तर पे क्या प्रयास करते हैं? क्या आप भी पशुपालक भाइयों को बताते हैं, जी समझाते हाँ, हैं, उनकी जी मदद हाँ, करते हैं? बिल्कुल हमारी सर चर्चा होती है, महीना 15 दिन में एक जी। हम लोगों की मीटिंग होती है जी। कि मतलब किस हिसाब से अपने पशुओं को पालना है। तो उस विषय में सर जिसको जो जानकारी होती है, हम सब लोग आपस में एक दूसरे को जागृत करते हैं और सब जानकारियाँ देते हैं। जी, डॉक्टर साहब, जैसा कि मनीष जी बता रहे थे कि एक शासन की तरफ से टीम जाती है और वो वहाँ पे जाके पूरी तरीके से समझाती है, तो ये एक बेहतरीन योजना है, शासन की तरफ से मदद मिल रही है और मनीष जी भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि वो अपने स्तर पर समझाते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी हमने बीच में चर्चा करी थी कि गोबर से बनने वाले उत्पाद, इनके अलावा यदि हम कुछ और उत्पादों की बात करें, मिल्क प्रोडक्ट्स की भी बात करें हम, तो ये किस प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं और इनमें किस प्रकार की योजनाओं का लाभ पशुपालक भाइयों को मिलता है? देखिए, इस प्रकार की योजनाओं के लिए आप शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। भारत सरकार की एक योजना है जिसको कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इस योजना के माध्यम से आप दूध और दूध के उत्पाद बनाने के लिए जो प्रसंस्करण होते हैं उसके लिए आप उद्योग लगा सकते हैं। उस उद्योग लगाने में आपको 3% की इंटरेस्ट सब्सिडी है, इंटरेस्ट सबवेंशन है इसमें। इस चीज़ के लिए सर, इस योजना के लिए बात करें तो कौन पात्र होंगे? किसान भाई, यदि युवा इसमें हैं? कोई भी पात्र हो सकता है। वो किसान है, छोटा किसान है, बड़ा किसान है, छोटा आदमी, बड़ा आदमी है। इसमें अमीरी गरीबी का, SC ST का कोई क्राइटेरिया नहीं। कोई भी व्यक्ति एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जी। के माध्यम से लाभ ले सकता है। सर, आमतौर पे हमारे जो पशुपालक, जो किसान भाई रहते हैं, वो इतना ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं, जैसे फाइलिंग कैसे करना है, प्रपोजल कैसे उसके तैयार करना है। तो इस प्रकार की सर मदद आपके यहाँ से मतलब किस प्रकार से वहाँ मदद मिल सकती है? हमारे जो पशु औषधालय हैं वो लगभग हर ग्रामीण क्षेत्र में 8 से 10 पंचायतों के बीच में एक पशु औषधालय है। 20-25 पंचायतों के बीच में हमारे पास पशु चिकित्सालय है जहाँ पे एक डॉक्टर पदस्थ रहता है। पशु औषधालय में AVFO पदस्थ रहते हैं। तो ये समय समय पर जो भी उनसे मार्गदर्शन लेने आता है उनको मार्गदर्शित करते हैं और उनके प्रपोजल भरते हैं। वो प्रपोजल वहाँ पे पूरी मदद की जाती है। और प्रपोजल के बाद सर यदि बात की जाए फॉलोअप की, जी, तो फॉलोअप लगातार फॉलोअप होता रहता है। जैसे भारत सरकार की एक योजना है राष्ट्रीय पशुधन मिशन। इस योजना के माध्यम से लगभग 50% का अनुदान हितग्राही को मिलता है। इसमें बकरी पालन योजना के अंतर्गत यदि आप 1 करोड़ की स्कीम बनाते हो तो 50 लाख रुपए तक का अनुदान इसमें प्राप्त हो सकता है। जी। सुगर पालन करते हैं तो अधिकतम 30 लाख का अनुदान इसमें सरकार की तरफ से प्राप्त होता है। ये सारी की सारी जो जानकारी है ये वेबसाइट पे उपलब्ध है। भारत वेबसाइट पे सरकार की उपलब्ध है। वेबसाइट है, उस पर भी उपलब्ध है। वहाँ पे उद्यमी जाके मित्र पोर्टल पे ही आवेदन करना पड़ता है। ये सारे आवेदन ऑनलाइन करने पड़ते हैं। ये सभी के सभी जो आवेदन है, किसान भाइयों, पशुपालक भाइयों, ये सभी आवेदन ऑनलाइन होते हैं। इसकी पूरी की पूरी जानकारी पोर्टल पे दी हुई है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया। और यदि आपको प्रपोजल भरने में या फाइलिंग करने में यदि कोई समस्या आ रही हो, तो जैसा कि सर ने बताया कि आप बिल्कुल नज़दीकी पशु चिकित्सालय में जाके वहाँ पे आप मदद भी ले सकते हैं। मनीष जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके पास में HF है और कौन सी जर्सी गाय है आपने, किस प्रकार की नस्ल है ये, थोड़ा सा आप हमारे पशुपालक भाइयों को बताइए। देखिए सर, HF जो है एक बहुत अच्छी नस्ल है। इसमें ज़्यादातर बीमारियों का भी प्रभाव इस पर नहीं होता है। आप इसकी अच्छे से रेख देख करें, टाइम पे टीकाकरण करवाएं, समय समय पे जो है उसकी चिकित्सक के द्वारा जांचें करवाएं। और दूसरा जो जर्सी जो है सर, वो क्या है कि बिल्कुल एक सिंपल गाय रहती है। उसमें ज़्यादातर जैसे HF में तो क्या होता है, कई नस्लें ऐसी होती हैं जिन्हें गर्मी में बड़ी दिक्कत आती है, कभी सर्दी में, मौसम के अनुसार उनमें थोड़ी सी परेशानी रहती है। लेकिन जर्सी गाय जो होती है सर, वो मौसम के हिसाब से अपने आप को ढाल लेती है और उसका जो मेंटेनेंस है वो मतलब बहुत कम हो जाता है। जी, तो जैसा कि आपने बताया, हमारे पूछने का तात्पर्य ये था कि यदि हमारे पशुपालक भाई यदि इन नस्लों का चुनाव करें, इन नस्लों को पालें, जी जी तो क्या उन्हें बेहतर फ़ायदा मिलेगा? क्या उनका मिल्क प्रोडक्शन उनसे अच्छा होगा? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होगा। सिर्फ यही है कि आप उन्हें समय समय पे उनका ध्यान रखें और
समय समय पर ध्यान रखना और बिल्कुल उनकी केयर करना अत्यंत जी हाँ। आवश्यक है। डॉक्टर साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे, यदि स्वरोजगार के रूप में यह जो नस्लें इन्होंने बताई हैं मनीष जी ने, ये लेना चाहिए या किसी और नस्ल का आप सुझाव देना चाहेंगे जिससे पशुपालक भाइयों को मिल्क प्रोडक्शन में ज़्यादा फायदा मिल देखिए, सके? कुछ समय पहले की बात करें जी। तो हम लोग खुद ही हॉलिस्टीन फ्रीजियन, जिसको एचएफ कह रहे HF, जी। हैं, और जर्सी नस्ल को खुद प्रमोट करते थे। क्योंकि ये भारत की नस्ल नहीं है, ये विदेश की नस्ल है, और हमारे यहाँ आने के बाद ये काफ़ी सफल रही हैं। लेकिन इनमें समस्या ये आती है कि ये थोड़ा तापमान के प्रति और बीमारी के प्रति थोड़ा संवेदनशील होती है। इसमें देसी नस्ल की तुलना में इन जानवरों में बीमारियां जल्दी लगती हैं और ये तापमान से भी प्रभावित होती हैं। जी, तो आप कौन सी नस्ल का साथ सुझाव देना चाहेंगे? हम लोग इस समय गिर नस्ल हैं, साहिवाल नस्ल हैं, इन नस्लों के साथ डेयरी का उचित सुझाव देते हैं, क्योंकि एक नया ट्रेंड चालू हुआ है A2 मिल्क का। तो जो लोगों में जो जागरूकता आई है, तो लोग आजकल A2 मिल्क की डिमांड करने लगे, मांग करने लगे, और देसी नस्ल के घी की भी काफ़ी डिमांड है। जी, तो बेहतर यह होगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है देसी नस्ल देसी में पाया नस्ल। जाए। डॉक्टर साहब, एक गौ सेवक सुनने में आते हैं कि गौ सेवक भी हैं, ये भी निरंतर अपना कार्य कर रहे हैं। गौ सेवक किस प्रकार से सर कार्य करते हैं, ये किन किन योजनाओं का लाभ दिलाने में ये हेल्प करते हैं, ये किस प्रकार से इनका कार्य है, और यदि कोई गौ सेवक बनना चाहता है, यदि कोई हमारा युवा, तो सर वो किस प्रकार से गौ सेवक बन के भी इस रोजगार स्थापित कर सकता है? जी, गौ सेवक जो व्यक्ति होता है वो एक VRP, विलेज रिसोर्स पर्सन, ग्रामीण स्रोत व्यक्ति है, एक गांव का ही व्यक्ति है, ग्राम पंचायत का व्यक्ति है, और वो हमारे यहाँ 6 महीने की ट्रेनिंग लेने के बाद पश्चात गौ सेवक का काम कर सकता है। हमको उसको प्राथमिक उपचार सिखाना होता है, योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं, क्योंकि वो गांव में ही रहता है, ग्राम पंचायत में ही रहता है, तो वो अपने आसपास के लोगों को इन योजनाओं के माध्यम से प्रेरित कर सकता है। 6 महीने के प्रशिक्षण के उपरांत उसको हम लोग किट देते हैं, और वो मैत्री का प्रशिक्षण करवाते हैं, तो वो कृत्रिम गर्भाधान का कार्य भी करता है, और हर कृत्रिम गर्भाधान कार्य में यदि वो सफल हो जाता है तो उसको हम इंसेंटिव्स के रूप में देते हैं। इंसेंटिव्स के रूप में वो आ सकता है। तो यदि हमारे युवाओं, यदि वे गौ सेवक बनना चाहते हैं तो बिल्कुल आप गौ सेवक के लिए भी बन सकते हैं। मनीष जी, क्या कहेंगे आप, किस प्रकार का ये स्वरोजगार है और कितना लाभ हमारे पशुपालक भाई इससे ले सकते हैं? बिल्कुल संक्षेप में हम आपसे जानना चाहेंगे। सर देखिए, ये युवाओं के लिए बहुत अच्छा एक अवसर है जो आप गौ पालन करके ले सकते हैं। इसमें आजकल आप देखते हैं कि गोबर से भी कई प्रोडक्ट बन रहे हैं जो खेती में भी काम आ रहे हैं। आप तो आज के समय में देख लीजिए कि गैस कितनी महंगी हो गई है, जी। तो गोबर गैस जो है सर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इससे आप एक बल्ब भी जला सकते हैं, और लगभग जिसका परिवार अगर छोटा परिवार है, मतलब छोटे परिवार का मतलब 7-8 लोग हैं, तो आप पर्याप्त दोनों टाइम का भोजन जो जी है बिल्कुल, उसपे मनीष बना जी का सकते कहने का हैं। मतलब है कि बहुत अच्छा रोजगार है, जी मतलब हाँ। पशुधन के अलावा और दूसरे उत्पादों से भी आप दूसरे ले उत्पादों सकते से हैं। भी। डॉक्टर साहब, बिल्कुल संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार का ये रोजगार है, और यदि हमारे किसान भाइयों के साथ साथ युवा भी इसे अपनाते हैं तो सर ये कितना फ़ायदेमंद उनके लिए साबित जी रहेगा? बिल्कुल। देखिए, बहुत सारे पशुपालक जो हैं वो किसान ही भी करते हैं, कृषि से भी जुड़े हुए हैं लोग। जी। लेकिन कृषि में मौसम का प्रभाव अत्यधिक पड़ता है, कई बार कृषि फेल हो जाती है, लेकिन पशुपालन की फेल होने की संभावना बहुत कम रहती है। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी एक अतिरिक्त आय है, और अतिरिक्त आय पशुपालन के माध्यम से करने के लिए ये बहुत अच्छा व्यवसाय है। यदि कोई युवा उद्यमी इस व्यवसाय से जुड़ना चाहता है तो शासन उसकी बराबर मदद करती है, जी। और हर स्तर पर मदद करके उसको एक युवा उद्यमी बनाने पर तत्पर रहती है। जी बिल्कुल, तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि बिल्कुल युवाओं के लिए बहुत अच्छा रोज़गार है, और बहुत सारी योजनाएं हैं जो शासन की तरफ से निरंतर चलाई जा रही हैं। आप निरंतर वेबसाइट पे विजिट करिए, नज़दीकी पशु चिकित्सालय में संपर्क करिए, आपको वहाँ पे पूर्ण जानकारी के साथ साथ आपको सहयोग भी प्रदान किया जाएगा। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारियाँ स्वरोजगार से संबंधी आपने प्रदान की, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मनीष जी, आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने भी अपने तजुर्बे आपने शेयर किया हमारे दर्शकों के साथ, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज का हमारा यह प्रोग्राम यहीं तक था। हम फिर मिलेंगे आपसे पुनः एक नए प्रोग्राम में, फिर कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।